हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका मेरी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस में वेलकम है। डेली सेशन नहीं आ पाया था इस बार, किसी कारणवश मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स की क्लासेस थी वो प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ, अपलोड नहीं हो पाई है। इसीलिए 4-5 दिन से जो चीज़ें करंट में हैं वो सारी न्यूज़ आपके सामने आज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी 4-5 दिन से न्यूज़ में है करंट अफेयर बनी हुई है, उसी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सेशन का नाम भी क्या है, वीकली करंट अफेयर। और आज है 7 अप्रैल। तो अप्रैल से स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक जो भी चीज़ें करंट में है, न्यूज़ में है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। आज का पहला टॉपिक है, पहली करंट अफेयर है आपकी सिप्री। सिप्री क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के नवीनतम आंकड़े जारी करती है। कौन जारी करती है? सिप्री जारी करती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या काम होता है? ये नवीनतम आंकड़े जारी करती है, किसके? अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के। तो इसमें अभी न्यूज में क्या है, 2019 से 23 तक की अगर बात करें, जो इन्होंने अपने नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, न्यू शेड्यूल जो जारी किया है, उसमें सबसे अधिक आयातक देश जो बना है, यानी कि सबसे अधिक जिसने आयात किया है, किसका? अंतरराष्ट्रीय हथियारों का। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? आपका भारत है। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड रैंक पे बात करें तो सऊदी अरब है। और थर्ड पे अगर बात करें तो थर्ड पे आपका कतर है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूक्रेन अभी काफी मतलब बहुत नीचे था, यूक्रेन का कोई नंबर नहीं था रैंक में। लेकिन वो अभी क्या है, वहाँ पे जो आपकी युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से वो कौन से नंबर पे आया हुआ है? फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे अगर बात की जाए तो वो यूक्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे इंडिया है। सेकंड आपका सऊदी अरब है। अगर यूक्रेन का नंबर पूछा जाता है तो यूक्रेन जो है आयातक में फोर्थ नंबर पे आया हुआ है। और यहाँ पे अगर निर्यातक देश की बात करें तो निर्यातक देश में यूएसए और किसकी है? फ्रांस। फर्स्ट पे यूएसए आता है आपका, और सेकंड नंबर पे क्या आपका? फ्रांस है। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? तो सिप्री के बारे में अगर कुछ जानते हो तो सिप्री की स्थापना हुई थी 1966 में। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के स्टॉकहोम सिटी में हुई थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि सिप्री की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो सिप्री की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? आपकी 1966 में हुई है। किस शहर में हुई है? तो कहाँ पर हुई है? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुई है। फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे अधिक आयातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। सेकंड नंबर पे क्या है? सऊदी अरब है। और थर्ड पे आपका क्या हो जाएगा? कतर हो जाएगा। अगर यूक्रेन के नंबर पूछा जाता है कि यूक्रेन कौन सी रैंक पर है, तो यूक्रेन फोर्थ नंबर पर है, ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं वो 2019 से 23 के बीच के आंकड़े हैं कि इसमें सबसे अधिक आयताकार देश कौन सा बना है, तो वो कौन बना है? आपका भारत बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपकी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या एक जल संधि है। जल संधि का क्या काम होता है? दो सागरों को, दो महासागरों को मिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक सागर से जोड़ती है। कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। अब ये न्यूज में क्यों है और है कहाँ पर ये? देखो, इंटरनेशनल न्यूज को समझने के लिए हमें वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोला है कि अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं आता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं 4 या फिर 5 वीडियो में आपको पूरा वर्ल्ड मैप कवर करा दूंगी। उससे हमें क्या होती है, न्यूज़ेस जो होती है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वो जल्दी याद भी हो जाती है और हम आइडिया भी लगा लेते हैं कि ये बात कहाँ की हो रही है ना। अब हमें पता है कि जिब्राल्टर जल संधि है वो कहाँ पर है? भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। कहाँ पर पड़ती है ये? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेन और मोरक्को का एरिया आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि, ये चर्चा में क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेपित क्षेत्र पाया गया है। क्षेपित क्षेत्र क्या होते हैं? जो आपका जिब्राल्टर है, ये यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में है। क्षेपित क्षेत्र किसको बोलते हैं? मान के चलते हैं कि ये आपका यूरेशियन है, यूरेशियन प्लेट। ज्योग्राफी का टॉपिक बनता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी में वो भी। और एक है आपकी अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट। तो प्रकृति में क्या देखा गया है कि अफ्रीकन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ रही है,
ठीक है, ऊपर इसको आ रही है, तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, क्षेपित क्षेत्र बोला जाता है। इसी वजह से किसमें, न्यूज में है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यहाँ से आपका फिजिकल ज्योग्राफी बन जाती है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाते हैं। न्यूज में क्या बन रहा है कि अगर ये करंट अफेयर न्यूज में चल रही है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जिब्राल्टर जो है वो कहाँ पर है, जल संधि है। जल संधि है तो किन सागरों को जोड़ती है, जल संधि का काम होता है दो सागरों को जोड़ने का। तो दो सागर कौन कौन से आपके, एक तो भूमध्य सागर और एक क्या आपका अटलांटिक सागर। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है जिब्राल्टर संधि, जल संधि। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है राजस्थान। राजस्थान क्यों चर्चा में, क्यों ये करंट अफेयर का पार्ट बना है, क्योंकि इसका स्थापना दिवस बनाया गया है। स्थापना दिवस बनाया जाता है इसका। कब बनाया जाता है, तो 30 मार्च को बनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना दिवस जो है, स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, 30 मार्च को बनाया जाता है। इस बार जो स्थापना दिवस बनाया गया वो कौन सा बनाया गया है, तो वो है 75वां, 75th ये स्थापना दिवस बनाया गया है। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, तो राजस्थान जो फर्स्ट टाइम हमारा राज्य बना था, तो वो कब बना था, वो था आपका 1949 में। ठीक है, आजादी के 2 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान की। तो इस वर्ष जो बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है, 75वां बनाया गया है। डेट कौन सी है, तो डेट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी आपको याद रखने की कब है, आपका 30 मार्च है। राजस्थान से रिलेटेड है, तो राजस्थान का हमें राजकीय नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका राजकीय नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा डांस होता है, घूमर डांस। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा आपका, वहाँ पर डांस जो फेमस है वो क्या नाम है उसका, तो वहाँ पे घूमर है। फर्स्ट टाइम कब बना था, तो फर्स्ट टाइम बना था आपका 1949 में। कौन से नंबर का है, तो 75th नंबर का। और डेट, अगर डेट पूछी जाती है तो कौन सी डेट है आपकी, 30 मार्च। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपकी मसक बुद्धजी चावल। मसक बुद्धजी चावल जो कहाँ का है, तो कौन से राज्य का, इंडिया का है। इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य से करंट में क्यों है, क्योंकि इसको अभी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। 90 चीजों को, अभी 90 से ज्यादा मोर देन चीजें जिसको क्या मिली हुई है, जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक क्या आपका मसक बुद्धजी चावल है। ये इसमें ये पूछा जा सकता है कि मसक बुद्धजी चावल जो वो किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर आपका क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निम्नलिखित में से किनको 2024 में जीआई टैग मिला है, तो उसमें से ये है। और आगे जो करंट अफेयर आती रहेगी उसमें आपको पता चलता रहेगा। दो मैंने आपको पहले भी बनाई थी। तो मसक भुज्जी चावल को जीआई टैग मिला, और ये कहाँ का चावल है, जम्मू कश्मीर का चावल है। नेक्स्ट करंट अफेयर में टॉपिक है आपका डेमिथल कनन मैन। डेमिथल कनन मैन का क्या हुआ, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। टॉपिक क्या बनता है यहाँ पे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था, 2002 में। कौन से क्षेत्र में मिला था, तो क्षेत्र है आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर डालोगे, डेमिथल कननमैन को नोबेल प्राइज जो है वो कौन से क्षेत्र में मिला है, तो कौन से क्षेत्र में मिला है आपको, अर्थशास्त्र में। अगर वर्ष पूछता है तो वर्ष से पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें पता होना चाहिए 2002 में मिला है। क्षेत्र इंपोर्टेंट है कि कौन से क्षेत्र में मिला है, तो अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेमिथल कननमैन। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपकी बिहू नृत्य। तो बिहू नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो आंसर है आपका असम राज्य से। बिहू नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, कौन से राज्य का है ये नृत्य, तो आंसर आएगा आपका, आंसर क्या होगा, असम राज्य का है। यहाँ पे क्या होता है, ये साल में एक तो 3 बार सेलिब्रेट होता है। एक ही साल में बिहू नृत्य को 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। और तीनों बार जो उसका नाम होता है वो अलग अलग होता है। एक तो हमें क्या मंथ पता होना चाहिए, कौन कौन से मंथ में बिहू नृत्य मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आंसर क्या आपका असम है। कौन कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो हमारा जो हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट जो टाइम्स माना जाएगा वो कब माना जाएगा, अप्रैल में। पहली बार जो बिहू नृत्य साल में जो पहली बार बनाया जाता है वो अप्रैल मंथ में होगा। सेकंड बार होता है अक्टूबर में, और थर्ड आपका किसमें होता है, जनवरी में होता है। इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जब भी अप्रैल में सेलिब्रेट होता है बिहू नृत्य तो उसको बोला जाता है रोंगाली या बोहाग। नाम क्या होगा इसका, रोंगाली बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं, बोहाग बोलते हैं।
सेकंड जो अक्टूबर में मनाया जाता है उसको बोलते हैं कोंगाली या बिहू। ठीक है, पहले क्या था, रोंगाली था। अक्टूबर वाले को क्या बोला जाता है, कोंगाली बोला जाता है, और या फिर उसको बोला जाता है बिहू नृत्य। और थर्ड जो मनाया जाता है वो जनवरी मंथ में मनाया जाता है। जनवरी मंथ वाले को बोलते हैं भोगाली, या फिर इसको बोला जाता है माघ। तो रोंगाली होगा, फिर कोगाली होगा, फिर क्या होता है आपका भोगाली होता है। और अगर दूसरे नाम की बात करें तो रोंगाली को क्या बोला जाता है, बोहाग बोला जाता है। कोंगाली को बिहू बोला जाता है, और जो भोगाली है आपका उसको क्या बोला जाता है, माघ बोला जाता है। और यहाँ पे जो अप्रैल में है, अप्रैल मंथ में आपको पता है कि बैसाखी का त्योहार भी मनाया जाता है। तो ये बैसाखी के त्योहार से ही मिलता जुलता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। इसमें जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े नृत्य में जो कपड़े पहनते हैं वो मूंगा सिल्क के कपड़े होते हैं। तो इसको मूंगा सिल्क के कपड़े पहन के इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम कब मनाया था बिहू नृत्य, तो वो 1694 में बनाया गया था। और पूछा जाता है कि उस टाइम पे 1694 के टाइम पर असम का शासक कौन था, तो वो है आंसर है आपका रुद्र सिंघा। रुद्र सिंघा उस टाइम पे असम के क्या थे, शासक थे। और इम्पोर्टेंट एक और है, इसके जो बिहू नृत्य में जो बिहू ढोल बजता है उसको क्या मिला है, अभी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग अभी हमने एक चावल का पढ़ा है जो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, दूसरा आपका ये होगा कि बिहू नृत्य में जो बिहू ढोल बजता है उसको भी क्या मिला है, अभी जीआई टैग मिला है। तो इसको नोट करिए आप। साल में 3 बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम राज्य में। नेक्स्ट है आपका विश्व ऑटिज्म दिवस। तो विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स। यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स क्या होती है, बच्चों में पाई जाती है यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि या तो देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, देर से चलना स्टार्ट करते हैं, या फिर उनमें जो मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी हरकतें अलग होती है। किसी काम में लगे हुए हैं तो काफी टाइम तक उसी में लगे रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, किसी काम में खोए रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सब किस में आती है, आपको यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स बोला जाता है। तो उसको लेके विश्व ऑटिज्म दिवस बनाया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना। और कब मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओडिशा स्थापना दिवस। अभी हमने राजस्थान की स्थापना दिवस देखी है, तो वो भी 1949 से स्टार्ट हुआ था। 1949 में फर्स्ट टाइम उसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर भी सेम है, जो उसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1949 में हुई थी। कब मनाया जाता है, तो राजस्थान का हमने देखा था 30 मार्च को था। ओडिशा का कब है, 1 अप्रैल को है, जिसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्कल दिवस। या फिर जो उड़ीसा है, ओडिशा में इसको विश्व मिलन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व मिलन किसको बोला जाता है, तो उड़ीसा के स्थापना दिवस को ही बोलते हैं। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उड़ीसा की स्थापना के उपलक्ष्य में बनाया जाता है उत्कल दिवस। और कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी कब, राज्य कब बना था आपका, कब स्थापित हुआ था, तो आजादी के 2 साल बाद यानी कि 1949 में। सेम ईयर में क्या हुआ था आपका, राजस्थान हुआ था। और सेम ईयर में आपका क्या है, ओडिशा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1934 1935 में। और इस वर्ष जो ये 90 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं, 90 वर्ष आरबीआई की स्थापना को हो चुके हैं। किसके तहत आया था ये, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आया था। आरबीआई की घोषणा हुई थी, आरबीआई बना था, और 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और अधिनियम कब आया था आपका, 1935 में आया था। इसके क्या क्या कार्य होते थे, इसका 1949 में क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट ईयर है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो आंसर क्या होगा, 1949। आजादी के 2 साल बाद इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, तो क्या वर्क करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है आरबीआई। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है मुद्रा जारी करता है। जितने भी हमारी करेंसी वो जो जारी करता है वो कौन करता है, आरबीआई के द्वारा जारी होता है सभी नोट। लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ के आप मुझे बताएंगे कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। नेक्स्ट है आपका मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि किस चीज पर रेट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, ये जो महंगाई वगैरह सब किसके अंदर आती है, आपकी मौद्रिक नीति में आती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा जो विदेशी करेंसी है उसका प्रबंधक भी करता है। वित्तीय प्रणाली या विनियामक और पर्यवेक्षण, तो ये इसके कार्य हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से आरबीआई के कार्य हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाता है।
आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसमें क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे वो करंट अफेयर को लेके बने या फिर इसकी जो हिस्ट्री है उसको लेके बने। तो आरबीआई आप वैसे भी पढ़ लेना, इसकी कुछ हिस्ट्री है वो आप देख लेना। तो आरबीआई के कार्य इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 कार्य होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन अधिनियम जो आया था वो कब आया था आपका? 1934 में आया था। डेट अगर पूछी जाती है तो 1 अप्रैल है। इस वर्ष कौन सा बनाया गया, कितने वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं? तो 90 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीयकरण की डेट मैंने बताई थी आपको, 1949। नेक्स्ट है आपका कच्चा थीवू द्वीप। तो कच्चा थीवू द्वीप कहाँ पर स्थित है? जहाँ आपकी पाक जल संधि है वहीं पे ये पाया जाता है, कच्चा थीवू। कच्चा थीवू द्वीप कहाँ पर है आपका, कहाँ पर स्थित है? तो ये पाक जल संधि में। पाक जल संधि पूछे जाते हैं कि किन दो देशों को अलग करती है, तो किस किस को करती है? इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि कहाँ पर है आपकी? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो पाक जल संधि है कहाँ पर है आपकी? हिंद महासागर में है, ठीक है। तो ये इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि पाक जल संधि जो है किन दो देशों के बीच में, तो ये आपकी इंडिया और श्रीलंका है। कच्चा थीवू द्वीप कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपका? पाक जल संधि में, जो कहाँ पे पड़ता है? हिंद महासागर, है ना। महासागर का अगर नाम पूछते हैं तो वहां पे कौन सा हो जाएगा आपका? हिंद महासागर। नेक्स्ट है आपका रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना क्या है? मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब जीतने वाले क्या बने? भारतीय हैं ये। तो ये कौन है? रोहन बोपन्ना चौथे भारतीय हैं जिन्होंने मियामी ओपन टेस्ट का क्या जीता है? खिताब जीता है, यानी कि उसमें जीत हासिल की है। और ये कैसा युगल खिताब है? युगल का मतलब यहाँ पे एक इंसान तो होगा नहीं, दो होंगे। तो इनके साथ जो दूसरे साथी थे वो कौन है? वो जो जीतने वाले हैं वो कौन है आपका? मैथ्यू एडन है, जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मैथ्यू एडन कौन से देश से संबंधित है, किस देश के वासी हैं? तो कहाँ के हैं वो? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन या फिर रोहन बोपन्ना के साथ युगल खिताब जीतने वाले जो दूसरे हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या होगा आपका? मैथ्यू एडन होगा। रोहन बोपन्ना कौन से नंबर के हैं? तो चौथे नंबर के। इससे पहले 3 भारतीयों ने और ये वाला खिताब जीत चुके हैं। और ये हुआ कहाँ पर था? तो स्टेडियम का नाम है आपका हार्ड रॉक स्टेडियम, ठीक है। जो स्टेडियम का नाम क्या है आपका? हार्ड रॉक स्टेडियम है। कहाँ पर है? यूएसए के फ्लोरिडा शहर में। यूएसए का फ्लोरिडा शहर है, वहां पे एक स्टेडियम है जहाँ पे ये वाला गेम हुआ था। तो नाम क्या है इसका? हार्ड हार्ड रॉक स्टेडियम, ठीक है। इसका नाम याद रखना, मियामी ओपन टेनिस। पुरुष का नाम क्या है? तो पुरुष का नाम है आपका रोहन बोपन्ना। उसके जो साथी हैं जीतने के, जो जीत में हासिल की है इन्होंने दोनों ने, तो दूसरे साथी का नाम है आपका मैथ्यू एडन, जो ऑस्ट्रेलिया के है। लेकिन रोहन बोपन्ना कैसे? भारतीय है, और एक चौथे नंबर के भारतीय है यहाँ पे। यानी कि इससे पहले 3 और जीत चुके हैं, लेकिन इस वर्ष जो जीता है वो किसने जीता है? रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है आपका छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023। तो छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार, ठीक है, जैसे कि नाम में पता है कि हॉकी गेम है। हॉकी इंडिया पुरस्कार में छठे नंबर में सबसे बेस्ट प्लेयर जो है हॉकी प्लेयर, तो सबसे बेस्ट इंडियन हॉकी प्लेयर में 2 के नाम आए हैं। एक है आपका हार्दिक सिंह और है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे यहाँ पे फीमेल है और ये मेल है। तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे बेस्ट हॉकी प्लेयर बने हैं, किसमें? छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार में। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप किसने जारी की है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है सी विजिल ऐप। इसका काम क्या होगा? तो इस ऐप का काम क्या होगा? चुनाव की निगरानी करना। हम सभी को पता है कि इस बार हमारे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है। अप्रैल मई में आपके 18वीं लोकसभा के चुनाव है। तो जिस दिन से चुनाव की डेट जारी कर दी जाती है, डेट बता दी जाती है, तो देश में क्या लग जाती है? आचार संहिता लग जाती है। उस आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसकी निगरानी की जाएगी किसके माध्यम से? सी विजिल ऐप के माध्यम से। और ये क्या इसमें क्या सुविधा दी गई है? तो इसमें जियो टैगिंग की सुविधा दी गई है, उसको टैग किया जाएगा इसके माध्यम से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है। क्या वर्क है इसका? तो चुनाव की निगरानी करेगी, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको पकड़ने में निगरानी करेगी। और दूसरा इसमें कौन सी सुविधा दी गई है? तो जियो टैगिंग की यहाँ पे क्या दी गई है? सुविधा दी गई है। तो ये आपका सी विजिल ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो 2 करंट अफेयर्स, इनको नोट करो आप।
नेक्स्ट है आपका 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2022-23। क्या करंट अफेयर है? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2022-23 या 23-24 की जो फाइनल जीत हासिल की है, आपकी चैंपियनशिप चल रही थी खो खो चैंपियनशिप कौन सी, नेशनल लेवल पर। तो उसमें फाइनल जीत जो मिली है वो किसको मिली है? महाराष्ट्र राज्य को मिली है। और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में जो फाइनल जीत हासिल की है तो किस राज्य ने की है? तो आंसर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य ने की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे मेल ने की है या फिर फीमेल, तो यहाँ पे दोनों आते हैं, आपके मेल और फीमेल दोनों ने जीत हासिल की है। कहाँ पर हुई है? फाइनल जीत जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। एक नेक्स्ट करंट अफेयर है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना का विचार किया गया है। ठीक है, अभी इसकी स्थापना हुई नहीं है, इसकी स्थापना का विचार किया गया है। क्या नाम है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। और किसके द्वारा किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा। काम क्या करेगी? जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। तो आपको नाम याद रखना। अब इसकी स्थापना हुई नहीं है, ये करंट अफेयर में फिर से चर्चा का विषय बनेगा क्योंकि इस पर सिर्फ विचार किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आरबीआई के द्वारा। किस लिए बनेगी? तो साइबर अपराध को निपटने के लिए, उनको रोकथाम के लिए इस एजेंसी का स्थापना की विचार की गई है। नाम क्या है आपका? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। नेक्स्ट है आपकी इरिडा, IREDA। इरिडा क्या होती है आपकी? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसी संस्थान है? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जिसका संबंध किससे? तो नवीकरणीय ऊर्जा से इसका संबंध है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जिस ऊर्जा का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। इससे किस किस का संबंध है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है? तो इसमें आपकी सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा है तो कौन कौन सी होती है? सौर ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और बायोमास। ठीक है, सब किसी के किसके एग्जाम्पल है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है। इरिडा जो है आपका, ये इरिडा, ये इसी से इसका संबंध है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कैसी संस्थान है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है ये। फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी एक बार इंग्लिश में फुल फॉर्म देख लेना। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप इन करंट अफेयर्स को पढ़िए, एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत हेल्प देगी। और 11th-12th के जो स्टूडेंट है उनको भी करंट अफेयर की हैबिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल न्यूज पे, इंटरनेशनल न्यूज पे क्या चल रहा है। छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए अगर आप इन फ्यूचर कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये आज की करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर, अब आपकी डेली करंट अफेयर कोशिश होगी कि आपको डेली करंट अफेयर मिले। और टाइमिंग में जो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, जो अपलोड होगी वो आपको मॉर्निंग 8 AM से पहले ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सुबह में ही पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी बनता है। ठीक है, आपका डेली सुबह में करंट अफेयर की क्लासेस हो जाती है। और जो डेली सेशन आता है आपका वो अप टू यानी कि 10 से 15 मिनट्स का होता है। उसमें 6 से 7 करंट अफेयर में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, अपनी करंट अफेयर अच्छे से नोट्स बनाइए और इनका साथ साथ रिवीजन करते जाइए। जब भी आप नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पहले जो आपने करंट अफेयर पढ़ी है, जैसे मैंने आज आपको काफी सारी करंट अफेयर्स पढ़ाई है, तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमें ये कुछ याद नहीं करना इसमें से कि हमें लिखना तो कुछ नहीं है, हमें ये करना होता है सही ऑप्शन पे टिक मारना होता है। तो ये सारी चीजें आपकी माइंड में होनी चाहिए। जैसे ईडे का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है इसका? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंध है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसके हिस्ट्री से लेके क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर वो न्यूज में क्यों है, करंट अफेयर में क्यों बनी हुई है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं।